अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजा हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत की सियासत। आज नाजरीन जो कुछ मरी के अंदर हुआ, जो सियाह वहां पर गए हुए थे और जो कुछ उनके साथ बीता, वो पंजाब हुकूमत पर और सेंट्रल हुकूमत जो हर वक्त सियाहत का दम भरती है और हर वक्त ये बातें करते हुए उनकी तरफ से सुनाई देती हैं कि पूरी दुनिया के सियाह पाकिस्तान आ जाएं और पूरी दुनिया पाकिस्तान को एज अ टूरिस्ट स्पॉट और हब के तौर पर देखे। और हम यहाँ पर एक ऐसा टूरिज्म का कल्चर वो कहते हैं कि हम मुतारिफ करवा रहे हैं कि जनाब दुनिया याद करेगी, दुनिया वाकई याद करेगी और कर रही है पाकिस्तान को कि मरी के अंदर जो कोई दूर अफ्तादा मकाम नहीं था, पंजाब का वो एक तहसील है और उसका वो हिस्सा है। और वहां पर ये सूरत हाल हुई कि चंद फुट बर्फ वहां पर पड़ी। और वहां पर अभी तक की जो खबरें हैं वो ये कि 21 के करीब जो सियाह हैं उनकी मौत वहां पर हो चुकी है। ये हुकूमत करना क्या चाह रही है लोगों के साथ? निजाम तमाम तर तबाह है, मईशत हो, सियासत हो, माशरत हो। अब इंडिविजुअल लाइफ जो है वो ली जा रही है और वो लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा जा रहा। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी हाफिज अनवार साहब और उनके साथ मौजूद होंगे जिया साहब जो कि एक माउंटेनियर भी हैं, गिलगित से उनका ताल्लुक है, हुंजा से। और वो सियाहों को क्या मुश्किलात होती हैं, उनको कैसे मामला देखने चाहिए, उसके ऊपर हम उनसे राय लेंगे। मेरा ख्याल वो पब्लिक है या वो मरने वाले हैं, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि बुज़दार साहब तो कल रात, गुज़श्ता रात जो अपनी मकामी इंतजामिया है उसको मुबारकबाद देकर सो चुके थे। चीफ सेक्रेटरी साहब 2 दिन पहले ऐसे मरी को मुबारकबाद देकर चीफ सेक्रेटरी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के नीचे जो छोटे अफसरान थे वो चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने नंबर बनाने के लिए वो ये कह रहे थे कि सर ऐसी मरी जो है वो इंसान नहीं, सुपरमैन है। तो इस हद तक जो है वो मक्खन का कारोबार जारी था और अंजुमन सताइश बहामी का कारोबार जारी था। आप जरा लोगों का हाल देखें। वो जो पुलिस ऑफिसर है ASI, उसने जो आखिरी बात की फैमिली के साथ, वो कहता है मैं 20 घंटे से फंसा हुआ हूँ। मतलब 20 घंटे तक मकामी इंतजामिया सोई रही, कुछ नहीं किया उन्होंने। और सबसे मज़ाक़ाफ़ेज़ बात रजा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी डिलीवर करने के काबिल नहीं, उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें कल देखने को मिली। आपने अगर कभी शतरंज खेली हो तो ये शतरंज का बुनियादी असूल है कि जो उसके खेलने वाला है वो खुद मोहरा नहीं बनता, वो बादशाह नहीं बनता, वो वजीर नहीं बनता, वो फीला नहीं बनता, वो टैंक नहीं बनता, वो प्यादा नहीं बनता। वो थिंकिंग प्रोसेस करता और सारी मशीनरी को, सारी विसात को चलाता है। कल दुख की बात जो देखने को मिला हमें कि DC रावलपिंडी और DPO रावलपिंडी या तो सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए, वो भी शायद मौसम एंजॉय करने गए थे, और सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए और वीडियो बनवाने के लिए सर उनको फंसना नहीं ना पड़ता सर, उनके लिए स्पेशल रास्ते खुलते हैं सर, वो जाके रेस्ट हाउसेस के अंदर रहते हैं, वो आपकी और मेरी तरफ उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसमें DPO साहब खुद और DC साहब खुद रास्ते खुलवा रहे हैं। उनको शायद इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, DC का काम नहीं है कि DPO का काम नहीं था। DPO का काम कल ये था कि कलडोना से लेके नथिया गली के तमाम रास्तों पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फौरी होना चाहिए था और इमदाद जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी। नथिया गली से मरी के दौरान लोग सड़क पे 20 घंटे सरकार को रेस्क्यू का वेट करते रहे, इंतजार करते रहे, फिर वो मौत की वादी में चले गए और कोई प्लानिंग नहीं थी, ना DC के पास, ना AC के पास, ना DPO के पास। जो गाड़ी चल रही है उसे थोड़ा सा धक्का दे के निकाल देना, ये तो मैनेजमेंट नहीं है। आपने वो जो आपके पास 5 दिन बात ये है हाफिज साहब सर, एक मुझे कथा कलामी माफ, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आप प्लानर हैं, आप ओहदा अपनी मर्जी का रखिएगा, आप प्लानर हैं इस पूरी सिचुएशन के, आपको पता है कि यहाँ पर जो सियाह हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचेंगे और लाखों के हिसाब से यहाँ पे गाड़ियां ने आ जाना है, ऊपर से फोरकास्ट भी। अब वो जमाना तो थोड़ी है कि जो आपने आसमान की तरफ देखा बादल हैं तो बारिश होगी, नहीं है तो नहीं होगी। अब आपके पास डिजिटल मीटर्स हैं, डिजिटल मैपिंग हो रही है, वेदर रडारिंग हो रही है पूरी की पूरी। आपके पास ये भी फोरकास्ट है कि दबा के इधर बर्फबारी हो सकती है।
सर उसके बाद आप इतनी गाड़ियां अलाउ कर ही कैसे सकते हैं? एनएचए और उसके साथ जो जिला इंतजामिया है, इनकी कहां पर है पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन? गाड़ियां तो सर मोटरवे लाहौर से एंटर होती हैं, बाकी मोटरवे इंटरचेंजेस पर होती हैं, आपके पर रिकॉर्ड बन रहा होता है। आपने मरी की तरफ इतनी तादाद में ट्रैफिक राउट किसने होने दी, कैसे होने दी, कौन जिम्मेदार है सर इसके? देखिए, दो चीजें, एक तो ये कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गाड़ियां कैसे होने दी गई और कैसे मरी की तरफ चली गई। ये एक नाअहली थी। आप कहते हैं जो टूरिज्म को हम बढ़ा रहे हैं, टूर के लिए, अफजाइश के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब एक खास वक्त में, एक हफ्ते के अंदर जब मरी पे प्रेशर आया तो आपके पास कोई कंटीजेंसी प्लान नहीं था। शेख रशीद कह रहे हैं जी कि मैंने 5 बजे ट्रैफिक रोक दी वहां पे आने से, लेकिन मरी के अंदर, तहसील मरी में आपके पास कोई प्लानिंग नहीं थी। गाड़ियां जो थी उनको पार्क करना चाहिए था। फिर मेरी होटल एसोसिएशन वालों से बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के फासले पे रेस्क्यू की चौकी बननी चाहिए, और जो सिर्फ उन दिनों के लिए हो, सिर्फ जिसमें बर्फबारी हो रही है। देखिए, बारिश हो रही हो ना तो गाड़ी ने चलते रहना। साल में 365 डेज में से आपने 10 नहीं तो 20 डेज की प्लानिंग करनी है। जब बारिश होनी थी, रेस्क्यू की इजाफी टीम में नहीं बुलवाई गई वहां पे, फौज की नफरी नहीं बुलवाई गई वहां पे नथिया गली से मरी के दरमियान कहीं पे रेस्क्यू की कोई चीज, कोई प्लानिंग नजर नहीं आई। सर वहां पे अमन और अमान का बड़ा मसला पैदा हो जाता है। हमने पिछली बार देखा कि सियाहों की फैमिलीज को किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। सिक्योरिटी तो वहां पर वैसे भी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात होनी चाहिए, वो भी नहीं थी वहां पे। तो ये ना एली सर, अगर एक लाइन में आप कहें तो सर किसके गाटे फिट होती है, जिसको हम कहते हैं गाटे फिट होना पंजाब के अंदर कहते हैं? देखिए, टाइमली डिसीजन मेकिंग का सबसे बड़ा जिम्मेदार आज वाकई उस्मान गुजदार है। फोरकास्ट हो गया था, सब कुछ हो गया था। पाकिस्तान, पंजाब का सबसे बड़ा हिल स्टेशन है मरी, वहां पे आप वफाकी वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं 1 लाख गाड़ियां आ चुकी हैं, सबको पता था। क्या सीएम ऑफिस में मॉनिटर किया जा रहा था कि वहां पे लोगों को कैसे हैंडल किया जा रहा है? वजीर आजम खुद तो रतिया गली में जाके अपनी छुट्टियां गुजारते हैं, लेकिन क्या वजीर आजम ऑफिस में कोई सेल था जो ये मॉनिटर कर सके कि जो आम पब्लिक मरी और नथिया गली में गई है उसकी लाइफ कैसी है वहां पे, कैसी है वहां पे? सर इसके ऊपर फर्दर बात करते हैं, इस पे फर्दर बात करते हैं। मेरे साथ जिया साहब मौजूद हैं। जिया, आपको आवाज आ रही है? जिया जी, जिया आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आशी जी। जिया, अगर आप ये मुझे सुन सकते हैं तो मुझे ये बताएं कि आपका जो इलाका है, जहाँ से आपका तल्लुक है, वो हुंजा का इलाका है बल्तिस्तान में। तो वहां पर तो वो भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और आपका खुद भी तजर्बा भी है, आप वहां पर होस्ट भी करते हैं टूरिस्ट को। तो ये जो हुकूमत कहती है कि जनाब हमारे पास आए और हमारे पास सैर करने के लिए पूरी दुनिया आ जाए, इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है ऐसा कि ये सब वहां पर आ सकते हैं? या आपको क्या कहेंगे इसके ऊपर कि ये सिर्फ इनके नारे हैं, वहां पर आकर लोग इसी तरह से फंस जाएंगे? बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। बात दरअसल ये है कि मास टूरिज्म के हवाले से तो हमने जो है कॉन्फ्रेंसें बुला के, बाहर के वीलॉगर को हमने बुला के, वीडियोस बना के लोगों को हमने ये तो कह दिया कि हमारे पास जो है बहुत सारे लैंडस्केप हैं, ब्यूटी है, बहुत सारे अट्रैक्शन हैं। हुंजा की मैं अगर आपको बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सूरत हाल इस टाइम वहां पे है कि सेंट्रल हुंजा, जिसको आपने इतना जो है सर का ताज बना के टूरिज्म के हवाले से पूरी दुनिया में ग्लोरीफाई किया हुआ है। हाँ जी, इतना ग्लोरीफाई किया हुआ है कि वहां पे आपको 24 में से 20 घंटे बिजली नहीं आ रही होती। अच्छा, बिजली की मैं बात जी। इसके अलावा हीटिंग का ये सूरत हाल है कि चूंकि वहां पे गैस की कोई वो नहीं है, आप एलपीजी का सिलेंडर भी इस डबल रेट के साथ जो पंजाब में है उसके डबल रेट में
आपको अवेलेबल है। ये तो हम बात कर रहे हैं समर की, जो आपकी इश्यूज वगैरह होते हैं। अगर आप विंटर की बात करें तो रिसेंट पास्ट में, क्योंकि इतनी ठंड होती है वहां पे कि -15 -20 बहुत नॉर्मल टेम्परेचर है, तो आप वहां पे कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद करके एलपीजी ऑन करते हैं, तो यही वाला सूरत हाल जो आज मरी में वाकया पेश आया है। डेफिनेटली फ्यूम एग्जॉशन है, हाइपोथर्मिया है, और बहुत सारे इश्यूज हैं जो फ्रॉस्ट बाइट्स हैं। तो वहां पे भी रिसेंट पास्ट में बहुत सारी डेथ्स हो चुकी है इसकी वजह से। अगर आप बात करते हैं काराकोरम हाईवे की, काराकोरम हाईवे को हमने इस टाइम कहा कि भैया सीपेक यहाँ से होके गुजरेगा। अगर आप कोहिस्तान से लेके चिलास के दरमियान का काराकोरम हाईवे देखेंगे ना, तो ये कोई 5000 साल पुरानी कोई रोड लगेगी आपको। आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे अगर आप इस रूट को ट्रेवल करेंगे। अल्टरनेट नहीं है इसके थ्रू जी। इसके अलावा हम अभी विंटर की तरफ जा रहे हैं, वहां पे विंटर में हीटिंग का कोई इंतजाम नहीं है। जितने भी आपकी हॉस्पिटैलिटी के जितने भी आपके मैनेजमेंट है वहां पे, यानी कि होटल्स हैं, वो भी जिसका जिधर मर्जी उसने वहां पे होटल बना ली है। तो सिचुएशन ये है कि ये तो अगर आप मरी में ये वाकया है, खुदा ना खास्ता अगर ये आपके गिलगित बल्तिस्तान की तरफ इस तरह का वाकया पेश आता तो शायद इससे भी बड़ा सानिहा पेश आ सकता था। तो कोई कंट्रोल, कोई मैनेजमेंट, कोई वहां की इंतजामिया, वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान की अपनी हुकूमत है, लेकिन खान साहब मुसलसल कहते हैं कि जनाब क्या बात है, क्या बात है, आ जाओ सारे, आओ उधर सैर करते हैं, सारा कुछ करते हैं। आपके मुताबिक ज़िया, अगर इसी तरीके से उधर गाड़ियां आ जाए के अंदर, और गर्मियों के अंदर तो मैंने वहां पे काफी रश भी देखा है, आप समझते हैं अगर शॉर्टली कहें कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि एक बड़े रश को वो कंपनसेट कर सकता है वहां पे और अपने पास अकोमोडेट कर सकता है इस टाइम? क्योंकि सेंट्रल हुंजा भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अगर आप मरी को लेते हैं, तो मतलब आप मैक्सिमम 5000 से 10,000 गाड़ियां बर्दाश्त कर सकेंगे। उतना पार्किंग के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हिली एरिया है, पहाड़ है। आप मैक्सिमम गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे? किसी रोड की साइड पे करेंगे या कहीं और करेंगे। नॉर्थ में आपको हाइट का बहुत इशू है, लैंड स्लाइडिंग सबसे ज्यादा इस टाइम भी हो रही है, और आज के दिन में आपको स्कर्दू रूट की तरफ, इवन कोहिस्तान के एरियाज में भी, जगलोट के एरिया में भी बहुत सारी लैंड स्लाइडिंग और इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। और वहां पे रेस्क्यू रिस्पॉन्स कैसा होता है? रेस्क्यू रिस्पॉन्स ये है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल अपर हुंजा जो है, जो मेरा एरिया कहलाता है, जहां से खुंजराब बॉर्डर, जो चाइना बॉर्डर है, वो सिर्फ 1 घंटे या 1.5 घंटे पे है। तो वहां पे अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसको वहां से लोग अपनी गाड़ी में, क्योंकि एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं, कोई फर्स्ट एड के लिए कोई ट्रीटमेंट की कोई चीज नहीं, तो लोग अपने पर्सनल गाड़ियों में उनको 4 से 5 घंटे पे गिलगित सिटी हॉस्पिटल की तरफ लेके आना पड़ता है। और बहुत सारे जो है डेथ्स इस वजह से भी रिसेंट पास्ट में हो चुकी है, हो जाती है। एक आप साथ ही रहिएगा, मैं आपसे पूछूंगा कि आपका बड़ा फ्रीक्वेंट एक्सपीरियंस है एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग का, बर्फबारी का, उसके अंदर सियाहों को अपनी मदद आपके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो हुकूमत तो कुछ करने जो कर ही नहीं रही। मैं आपसे ये पूछूंगा। हाफिज साहब के पास में चलता हूँ, मैं आपको आता हूँ दोबारा। हाफिज साहब ये बताइएगा सर, अभी आपने ज़िया साहब की बात सुनी, ये हुंजा की का आपको सिचुएशन बता रहे हैं, और हुंजा पाकिस्तान का, वो कहते हैं कि जी ये तो स्विट्जरलैंड है और ये है, सारा कुछ है। सर मरी के अंदर ये सूरत हाल, हुंजा की हमने कहानी मिलके सुनी है। ये हुकूमत ख्वाबों में सर ये कहती है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये लोगों के साथ कोई बहुत बड़ा कोई एक खिलवाड़ किया जा रहा है, कर क्या रहे हैं सर? रजा, बड़ी खुशी होती कि अगर ट्विटर पे ही बारिश हो जाती, ट्विटर पे ही हमें होटल मिल जाता, ट्विटर पे ही हम 2 दिन जो है वो आउटिंग करके घर वापस आ जाते। लेकिन ये सब कुछ हकीकी जिंदगी में होता है, और हमारी हुकूमत जो है वो सोशल मीडिया पे ही चल रही है। सोशल मीडिया पे इन्विटेशन दे रहे हैं सब कुछ, जैसे ही अभी ज़िया साहब ने कहा
बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मैंने आज से 1 माह पहले देखा था कि देखिए गवर्नमेंट की कैपेसिटी के ये हालात हैं कि जो हुकूमत ये कह रही है कि जी हमारे पास तो इजाफी बिजली है, ये पैदा क्यों कर गए? मतलब आपके पास प्लानिंग ही नहीं थी कि सर्दियों में आपने बिजली कैसे इस्तेमाल करनी है। ये जो आज मरी में क्राइसिस आया है, इसमें अगर ये जो रिया कह रहे हैं कि 16 घंटे की लोड शेडिंग है, जो आप बिजली आज मैदानी इलाकों में सस्ती दे रहे हैं, ये डिस्काउंट आपको मरी में, हुंजा में, नारान कागान में, सवात में देना चाहिए था। फिर ये है जो इस मर्तबा हमें समझ आया है कि रेस्क्यू के लिए और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको बर्फबारी के लिए एक डिफरेंट पॉलिसी बनाना पड़ेगी, जो और कहीं हो सकता है नजर शायद नहीं आई। स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो इसको डील करे, सिर्फ टूरिज्म। बिल्कुल, टूरिज्म के अंदर देखें मैनेजमेंट गर्मियों का टूरिज्म की शेप और है। और है। ये जो प्रॉब्लम आया ना, ये वो उन 20 दिनों या 1 माह में है जिसमें बर्फबारी होगी, जिसमें स्नोफॉल है। ये आपको स्नोफॉल प्लानिंग करनी पड़ेगी। और सर गर्मियों के अंदर आपने लैंडस्लाइडिंग बरसात के अंदर भी जबरदस्त होती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, उसमें थोड़ा सा मसला ये है कि खुदा ना करे कि लैंडस्लाइडिंग की अगर नीचे कोई गाड़ी है तो वो प्रॉब्लम में आ सकती है। अदरवाइज बहुत कम चांसेस हैं कि एक एरिया स्टक हो जाए पूरे का पूरा। बर्फबारी पूरी एरिया को स्टक करती है, तो बर्फबारी की प्लानिंग ये है, जो मेरी भी बात भी हुई और रेस्क्यू के पास उन तक कोई आंसर नहीं था कि इन 20 दिनों के लिए, इन 10 दिनों के लिए आपको मरी से जितने मुल्हिका इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके रेस्क्यू की जो नफरी है उसको मरी में तैनात करना चाहिए, नथिया गली में तैनात करना चाहिए। एबटाबाद और पिंडी डिस्ट्रिक्ट के दरमियान एक क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि नथिया गली से लोग मरी मूव हो रहे हैं, मरी से इस नथिया गली मूव हो रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि सोल्यूशन ओरिएंटेड जब तक हम नहीं होंगे, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मशीनरी है वो ठंडे कमरों में और हीटर वाले कमरों में से निकल के सोल्यूशन का नहीं सोचेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। और वो हमने देख लिया। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट मशीनरी के पास वसाइल पूरे हैं सर? क्या हुकूमत उनको रिसोर्स? नहीं, हाँ बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है कि वसाइल नहीं है हमारे पास, कम वसाइल हैं। लेकिन इस वक्त जो लोगों की डेथ हुई है ना, वो रोड खोलना इतना बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि बर्फबारी जब हो रही है 4, 5, 10 घंटों में 6 फुट बर्फ पड़ गई तो वो मशीन से साफ नहीं होती। दुनिया में भी प्रैक्टिस ये है कि कोशिश की जाती है कि जब बर्फबारी रुक जाए फिर रोड को साफ किया जाए। ये मसला ये था, जिसकी गाड़ी जहां पे स्टक हुई है, या तो आप उस शख्स को करीबी किसी महफूज इलाके में मुंतकिल कर दें, या उस तक आप रेस्क्यू खाना पहुंचा दें, कोई चीज पहुंचा दें। बेहतर ये है कि आप करीबी। क्या आप समझते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर जो 20 घंटे तक जिसकी गाड़ी स्टक रही वहां पे, क्या उसके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के इलाके में कोई घर नहीं था, कोई मस्जिद नहीं थी, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था, बात सर, ये तो वहां पे मकामी इंतजामिया की कमेटियां बन फौज सकती की हैं, कोई इंस्टॉलेशन नहीं थी जहां पे उसको है। हम महफूज मकाम पे पहुंचा सकते। लेकिन मसला ये है कि सब कुछ मौजूद था, ब्रेन मौजूद नहीं था, ब्रेन अप्लाई और नहीं किया विल टू गया। वर्क मौजूद नहीं थी सर। हाँ, विल टू वर्क मौजूद नहीं थी, जिसका वजह से ये सानिया हुआ है। ठीक हो गया। ज़िया, आपको अगर आवाज आ रही है तो मुझे बताइएगा कि इन्हीं दिनों के अंदर, जिस तरह अभी अनवार साहब ने पॉइंट आउट किया कि ये जो विंटर के अंदर जब बर्फबारी हो रही होती है, तो यहाँ पर अगर जो सियाह रुख करते हैं बर्फबारी देखने के लिए, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? उनको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? और अगर वो इन केस इस किस्म की सिचुएशन में फंस जाएं, क्योंकि मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि आपका घर जहाँ पर है वो तो बिल्कुल ही बर्फ जब पड़ती है तो कट ऑफ हो जाता है उसके तमाम तर रास्ते, तो तब उनके पास रेस्क्यू के लिए, अपनी रेस्क्यू के लिए पर्सनल क्या क्या चीजें हो सकती हैं और वो कैसे मामला को डील कर सकते हैं? जी ज़िया। थैंक यू हाशमी। इसमें बात दरअसल ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए निकलें, तो हमारे इधर तो ज्यादातर तो ये है कि हम लोग अपनी पर्सनल गाड़ी में निकलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत थोड़े लोग यूज करते हैं क्योंकि लॉन्ग ड्राइव है। तो एक छोटी सी सर्वाइवल किट बोलते हैं, जो कि हर
ट्रैवलर अपनी छोटी सी कंपार्टमेंट, जो ग्लव कंपार्टमेंट आपकी गाड़ी है उसके अंदर रख सकते हैं। उसमें आपकी डेफिनेटली छोटे बच्चे भी अगर साथ में हैं तो उनके लिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप जिसमें आपके पास हैट्स यानी टोपी वगैरह हो, आपके पास छोटा सा जैकेट और ग्लव्स हो, ये बहुत लाजमी होता है। एक छोटी सी ब्लैंकेट हमेशा साथ रखा जाता है वार्म के लिए। इसके अलावा चूंकि नवार साहब ने भी बात की कि जो विंटर टूरिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है समर टूरिज्म के हवाले से। तो अब बर्फबारी होगी और आप स्ट्रक हो गए हैं तो 10-15-20 घंटे, क्योंकि पूरा एरिया स्ट्रक है, कोई आपको रेस्क्यू नहीं मिलना, तो आपके पास नॉन पेरिशेबल जिस तरह स्नैक्स वगैरह जो कि हाई फेट होते हैं, ये छोटे एनर्जी बार्स वगैरह होते हैं, ये रखना बड़ा लाजमी होता है। पानी की छोटी बोतल बहुत लाजमी होती है। इन छोटे किट को आप ग्लव का कंपार्टमेंट में आराम से या पीछे उसमें रख सकते हैं, तो ये बड़ा लाजमी है। एक और चीज जो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हम गाड़ी में स्टक हैं, ऑब्वियसली उसका फ्यूल भी खत्म हो जाएगा अगर हम उसका हीटर भी ऑन रखते हैं, तो उसके बाद टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाए अगर आपका फ्यूल भी खत्म हो गया है और चीजें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि हमारे उधर ये फर्स्ट एड की थोड़ी बहुत कम्युनिटी लेवल पे हम लोग इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी करवाते हैं, तो इसकी सर्टिफिकेशन वगैरह भी होते हैं। तो दुनिया में जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि क्योंकि अगर आप बर्फ में स्ट्रक हो गए हैं और आपका जो एग्जॉस्ट आपका पाइप है जिसको हम साइलेंसर बोलते हैं, उसने डेफिनेटली जो है ना टॉक्सिक फ्यूम्स एग्जॉस्ट होने हैं, जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह है। तो जो दुनिया में स्टैंडर्ड है वो ये है कि आपने अपनी जो हीटर है उसमें आपने डेफिनेटली अपना पेट्रोल या डीजल बचाना है, तो 10 मिनट के लिए आपने अपना हीटर ऑन करना होता है और उसके बाद 1 घंटे के लिए उसको बंद करना होता है। ये दुनिया में जनरल रूल है। किसी भी अगर आप ट्रक होते हैं तो हम मुझे जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि डेफिनेटली वो फर्स्ट टाइम एकदम निकले होंगे, एक्लेमेटाइज भी पैनिक हो जाते हैं वहां पे जाके, पैनिक हो गए होंगे, तो उन्होंने फुली उसको ऑन रखा होगा। आपकी जितनी भी आपकी गाड़ियों के शीशे हैं उसको पूरा कभी भी बंद नहीं किया जाता है, कभी भी ये रेकमेंड नहीं किया जाता। तो थोड़ा सा आपने हमेशा हल्का रखना, एक छोटा सा बेलचा हमेशा छोटा सा साथ में रखना होता है, क्योंकि आपने वो जो आपका साइलेंसर वाली जगह है, जब भी थोड़ी बहुत बर्फ होती है उसको थोड़ा सा उसको हमेशा आपने क्लियर करना होता है। तो ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है। और उस इलाके के करीब करीब अगर मदद के लिए किसी को पुकारना हो या मदद के लिए यू सीक फॉर हेल्प किसी किसी हवाले से, उसका भी कोई एसओपीज बने हुए हैं आने जाने के, कोई है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, या ये ऑन चांस ही होता है वहां पे कि आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, दुनिया में है, दुनिया में डेफिनेटली है, लेकिन हमारे इधर कोई इस तरह का नहीं है। हम ज्यादातर 15 पे कॉल करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा आर्मी अगर कहीं पे डिप्लॉय है तो उनसे मदद मांगा जाएगा, क्योंकि कराकोरम हाईवे को ज्यादातर क्लियरेंस के लिए आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन FWO देख रहा होता है, तो ज्यादातर उनको कॉन्टेक्ट किया जाता है। लेकिन हमारे इधर अभी भी जितना भी इस तरह के कोई भी क्लैमिटीज हुए हैं, तो ज्यादातर लोकल कम्युनिटीज ने अपनी मदद आपके तहत हेल्प की है, क्योंकि उनको बाकियों को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को उधर पहुंचने में बड़ा टाइम लगा है। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अब काफी रिसेंट में उन्होंने रेस्क्यू 1122 को डेफिनेटली वहां पे एक्टिवेट किया हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में फाइनेंशियल इश्यूज और उस वजह से मेरे ख्याल में वो एक्टिव नहीं हो रहे। लास्ट चीज जो मैं एक आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अक्सर इन जगहों पे फोन चलने भी बंद हो जाते हैं, यानी मोबाइल फोन की जो कवरेज है वो भी नहीं मिल रही होती, तो कोई ऐसा रवायती एंशंट कोई नॉर्मेटिव कोई तरीका जो हम पहले इस्तेमाल करते थे पुराने जमानों के अंदर, जो किसी को कोई सिग्नल देने के लिए, एक तो वो गन जो कलर शॉट होता है वो हो सकते हैं, और आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे? ज्यादातर तो ये है कि वो आग जलाते हैं, और आग जला के या धुआं वगैरह या उस तरह का वो कर देते हैं, क्योंकि दरियाई सिंध या दरिया हुंजा जो है वो साथ में चल रहा होता है, या दरिया गिलगित जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस के। तो ज्यादातर जो क्लैमिटीज वगैरह में होते हैं, या तो अगर रोड पे स्ट्रक है तो कोई इतना वो नहीं है, लोकल्स कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। फोन का डेफिनेटली इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है अभी भी। फाइबर ऑप्टिक जो है आपने चाइना से रावलपिंडी तक तो बिछा दी है खुजराव के थ्रू, तो लेकिन उसका फायदा शायद वहाँ के लोकल्स को अभी भी ना हो।
तो ये बड़ा अभी भी इशू है। तो वो मदद किन पहुंचने में महीनों के अंदर नॉर्थ की तरफ ट्रैवल ना ही करें तो बेहतर है सर्दियों के हवाले से? आपको सितंबर से अप्रैल तक कहीं ट्रैवल नहीं करना, अगर फिल वक्त अगर मैं मशवरा देना चाहूँ, अगर आप बच के रहना चाहते हैं तो जी, अनलेस आप प्रिपेयर्ड हो और आपने हर चीज प्रिपेयर करके प्रिपेयर की वेदर है। के हवाले से आपने अपनी चीजें देख के आपने ट्रेवलिंग अपनी वो की है। क्योंकि इस टाइम अभी रिसेंट में मेरे 2-3 स्टूडेंट्स होके आए हैं और ठीक है, सितंबर के बाद वहां पे पाइप्स जम जाते हैं, बिल्कुल पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, हीटिंग का इंतजाम ठीक है। नहीं है। आप केरोसिन ऑयल या एलपीजी का गैस चला लेंगे तो वो ठंड की वजह से आप पूरी रात उसको करेंगे तो उसकी वजह से भी काफी जो है आपको इश्यूज आ सकते हैं। इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। जिया, थैंक यू। हमारे हाफिज साहब, आपने जिया साहब की बात सुनी है और जिया साहब ने बड़ा तफसील से बताया है कि आप सर्वाइवल कैसे कर सकते हैं वहां पर। एक तो आपने ये सब कुछ सुना, लेकिन मेरा आपसे सर फिर ये तो एक इंडिविजुअल की सर्वाइवल की बात हो रही है सर। इस वक्त जो सानिया हुआ है, इसके अंदर सर लेसन क्या है हमारे लिए? और दूसरी बात ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बहैसियत एक शहरी के, मैं तो सर बड़ा, मुझे गुस्सा भी है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर और बहुत अफसोस भी है। सर किसको रिजाइन करना चाहिए? खान साहब होते तो वो तो धड़धड़ाते हुए कह रहे होते हैं कि भाई रिजाइन कर दो, नवाज शरीफ रिजाइन कर दो, जरदारी। हाँ, इस पे तो सर इस्तीफों की लाइन नहीं लग जानी चाहिए। रजा बिल्कुल आपकी बात ठीक है। थोड़ा सा ये रिजाइन जी से जी पहले थोड़ा सा जिया साहब सर, की मेरे बात सिर्फ से 2 मिनट हैं सर, 2 मिनट हैं हाँ, हमारे बस पास, हम छोटा सा उसके बाद इख्लाफ, उसके बाद डिजाइन की तरफ भी प्लीज आते हैं। एक प्लीज तो ये प्लीज कि प्लीज। मैं किसी सूरत ये नहीं चाहता कि सितंबर से लेके अप्रैल तक सब कुछ बंद कर दिया जाए, क्योंकि 6 माह ठीक है उन लोगों की इकोनॉमी भी चल रही है, होटलिंग इंडस्ट्री भी चल रही है। आपने करना ठीक क्या है है, सिर्फ वेदर फोरकास्ट 5 तारीख की आई थी कि 7 को बर्फबारी होगी। आप 6 से सब कुछ बंद कर दें, पब्लिक को इनवाइट करें, 6 से पहले पहले आप होटल्स तक पहुंच जाएं। जो पब्लिक होटल ठीक तक पहुंच गई है उनको सर्विस दी जाए और होटलिंग इंडस्ट्री भी चलेगी। दूसरा, ठीक नथिया गली से मरी 22 किलोमीटर का रास्ता है। आप हर 1 किलोमीटर पे एक इंडिकेटर पिलर लगा दें, एक टेलीफोन बूथ बना दें कि वहां मैं पहुंच के फौरन कॉल कर सकूं, इमरजेंसी कॉल के लिए हो वो सिर्फ। तो हर 1 किलोमीटर के पास होगा तो मेरा ख्याल है कोई भी शख्स स्टक हो जाता है तो उसे 500 से 600 मीटर तक चलना पड़ेगा, तो वो उसको इजीली हेल्प आउट हो जाएगा। ये 22 पिलर हैं, मुख्तलिफ इलाकों में लग जाएंगे तो ये 100 पिलर 150 पिलर में आपका सारा मरी कवर हो जाएगा, सोल्यूशन भी मिल जाएगा। रिजाइन किसको करना चाहिए? सीएम पंजाब को इखलाकी तौर पे फैसला कर लेना चाहिए। क्यों? कि ये उनकी सर, ये तो आज आपने हाथ इबादतें जोड़ दिए हैं। सर सीएम साहब के सामने सर, क्या हुण इखलाकी तो तौर पे ही बस कर लो। आपके हाथ जोड़ने से खुदा करे कि आपके हाथ उन तक पहुंच जाए सारी। मेरा ख्याल है पंजाब की 12 करोड़ आवाम जो है वो तकरीबन हाथ जोड़ के खड़ी है उनके सामने। लेकिन सर आज तो उनके बॉस बहुत कहते दुखी हैं है कि सर, ये वसीम पूरा अकरम प्लस पाकिस्तान है। दुखी है। हाँ, वो वसीम अकरम प्लस है इसलिए वो उनको हटाना नहीं चाहते। अदरवाइज इखलाकी तौर पे उन्हें आज फैसला कर लेना चाहिए। उन्होंने साबित कर दिया कि वो वसीम अकरम प्लस नहीं है बल्कि वो 12वें खिलाड़ी हैं और 12वां खिलाड़ी वो जीरा कभी भी प्लस है सर, मैदान में नहीं उनके बारे में खेलता। कहा जाता है कि वो जीरा प्लस है, वसीम अकरम हाँ, वो प्लस नहीं जीरा है। प्लस तो है यही है। सर बस चलते चलते सर, मैं चलते चलते 1 मिनट में मुझे तो इसका जवाब दीजिएगा, बल्कि 30 सेकंड के अंदर। खान साहब की हुकूमत का ये बयानिया कि वो टूरिज्म के लिए बहुत काम कर रहे हैं और पाकिस्तान उनकी हुकूमत के अंदर टूरिज्म स्पॉट बनने जा रहा है, दुनिया का टूरिज्म हब अट्रैक्शन बनने जा रहा है। सर ये आज औंधे मुंह ये बयानिया लेट नहीं गया, औंधे मुंह तबाह नहीं हो गया सर? सियाहत का मतलब नथिया गली है, तरक्की का मतलब मियाँ वाली है, और पंजाब में तरक्की का मतलब वजीर आला पंजाब का इलाका बार्थी डीजी है खान है जहां पे सर। डेवलपमेंट हो रही है। डीजी खान के अंदर उनका गांव है बार्थी। जब फाइलें खुलेंगी तो आप यकीन करेंगे भारती में वो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं भारती को जो उसके कद से बड़े हैं, जो उसकी पॉपुलेशन से बड़े हैं। लेकिन ये सिर्फ 3 मतलब हैं तरक्की के, मियाँ वाली, नथिया गली जहां वजीर आला रेस्ट करते हैं जाके, और पंजाब का वजीर आला का गांव भारती। इसके ठीक बाद हो गया। डेवलपमेंट खत्म। तो सर मेरा ख्याल है कि अफसोसनाक माहौल के अंदर हम सिर्फ लोगों को यही एडवाइस कर सकते हैं कि अगर अब आपने जाना हो तो वज़ीर आला साहब के अपने गांव जाएं, वहां पर हो सकता है आपको टूरिज्म की भी अच्छी अच्छी चीजें मिले।
या नथिया गली चले जाएं हाफिज साहब के बकौल। लेकिन नाजरीन, बहुत ही बुरी सिचुएशन, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल, और हुकूमत इतनी बेहिस कि वो इसके तमाम तर मलबा भी अवाम के ऊपर डालना चाहती है, शहरियों के ऊपर, सियाहों के ऊपर डालना चाहती है। अनवार साहब की आपने बात सुनी कि अब तो इनको इस्तीफे देकर इखलाकी तौर पे ही चले जाना चाहिए, इतना बड़ा ये फेलियर और इतना बड़ा डिजास्टर ये बन चुके हैं। जिया साहब हमारे से शरीक थे प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने बताया कि कैसे इमरान खान साहब के जो दावे हैं उसके बरक्स हुंजा जैसे हब के अंदर बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर कोई बुनियादी सहूलियात का भी वहां पर फुकदान है, वहां पर अच्छी सूरत हाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सर, और जिया साहब आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, अल्लाह ताला जो वहां पर जिनकी हम बात हुई है, अल्लाह ताला उनको जो है दुआए रहमत में जगह दे, उनके लवाहिदीन को सब्र दे, और इस हुकूमत को एहसास दे कि आम शहरियों से निकल कर भी कम से कम ये देखे, क्योंकि अब तो डायरेक्ट जाने शुरू हो गई हैं और ये हुकूमत अब डाकुओं की हुकूमत यानी हुकूमत के अंदर तब्दील हो चुकी है। बहुत शुक्रिया।